करेंगे। जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। दोनों में बात करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको जिसमें हो उस पे जो था वो आप नोट करिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। अगर पूरे टॉपिक पर बात करेंगे आप तो उसमें आप पीरियोडिसिटी वर्ड और जुड़ा है। अगर आप टॉपिक वाइज अगर आप देखेंगे अपने बुक के अंदर तो वहां पर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी वर्ड जो था वो यूज किया जाता है। हिंदी के अंदर तत्वों का वर्गीकरण और आवर्तिता शब्द जो था वो इस्तेमाल। सॉरी, केमिस्ट्री टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराऊं कि इस टॉपिक को किस तरह से कैसे पढ़ा जाएगा, किस तरह से स्टडी किया जाएगा। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर जब बात करते हैं, तत्वों के वर्गीकरण पर बात करते हैं, तो ओवरऑल केमिस्ट्री में 220 एलिमेंट्स के पर आपको बात करना है। आपको 220 एलिमेंट्स के ऊपर जो था वो डिस्कस करना है। और जब आपको 200 प्लस एलिमेंट्स को स्टडी करना हो और केमिस्ट्री में इंडिविजुअल स्टडी की जाए, 1 to 1 एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर अगर स्टडी की जाए, 1 by 1 एलिमेंट्स के बेसिस पर अगर स्टडी की जाए, तो केमिस्ट्री के अंदर 220 के करीब अराउंड लगभग आसपास इतने ही एलिमेंट्स हैं, 220। अगर 1 by 1 एलिमेंट्स को अगर आप डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में और 220 एलिमेंट्स को इंडिविजुअल स्टडी करने को कहा जाए तो ये एक इम्पॉसिबल सा काम है, ये एक असंभव सा काम है केमिस्ट्री के अंदर कि आप 220 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली जो था वो डिस्कस किया जाए। तब एक माइंड में एक वर्ड यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन। कहीं पर भी चीजों को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए ये सबसे आसान टर्म होती है, सबसे इजी टर्म होती है क्लासिफिकेशन। आपने वो देखा होगा कि डॉक्टर, आप किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं, डॉक्टर आपको किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन जब प्रिस्क्राइब करता है किसी डिसीज के ऊपर, तो आप मेडिकल शॉप पर जाते हैं। मेडिकल शॉप पर जाते हैं, विद इन कुछ सेकंड जो था वो शॉपकीपर, वो केमिस्ट जो था वो आपकी मेडिसिन आपके सामने जाकर जो था वो रख देता है। जबकि उस मेडिसिन शॉप के अंदर, उस मेडिकल शॉप के अंदर जो था वो कई सैकड़ों मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन जो था वो सामने लाकर जो था वो रख दिया, आपको आपकी मेडिसिन जो था वो सामने लाकर रख दी। ये पावर है किसका? क्लासिफिकेशन का। तो ये पावर है किसका? इसके बाद ये पावर है किसका? क्लासिफिकेशन का। तो ये पावर जो है वो किसका है? क्लासिफिकेशन का। कि आपको वहां पर मेडिकल शॉप में देखेंगे तो वहां पर अगर अलग अलग तरह की जो ड्रग्स हैं, अलग अलग तरह की जो मेडिसिन हैं, उनको या तो अल्फाबेट्स के बेसिस पर जो था या फिर उनके यूजेस के बेसिस पर जो था वो अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया गया, उनको अलग अलग तरह से बांटा गया। कि जैसे वो आपको आपकी मेडिसिन का नाम देखता है कि उस मेडिसिन का नाम जो था वो ए से स्टार्ट होता है, वो ए वाले सेक्शन में जाता है और आपको आपकी मेडिसिन जो था वो लाकर दे देता है। उसने देखा एम वाला सेक्शन है, एम वाले सेक्शन में गया और आपको की मेडिसिन लाकर जो था वो रख देता है। तो हमें ये पता था कि क्लासिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है किसी को आसानी से स्टडी करने में, किसी को इजीली स्टडी करने के अंदर कितना आसान होता है। अगर इस पर बात की जाए तो यहीं से एक ख्याल आया, यहीं से एक बात आई कि क्यों ना हम जब 220 एलिमेंट्स को स्टडी करना है तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन को बेस बनाकर जो था इन एलिमेंट्स की क्या की जाए? स्टडी की जाए। शायद हमारे लिए केमिस्ट्री को स्टडी करना, जिसको बार बार हम मिस्ट्री कहकर प्रोनाउंस करते हैं, जिसको हम बार बार मिस्ट्री कहते हैं, एक अनबुझ सी पहेली है जो जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लोगों को लगा कि शायद अगर हम इस तरह से केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करें तो चीजों को स्टडी करना, उसको पढ़ना जो था वो क्या हो जाएगा? आसान होगा। फिर अलग अलग लोगों ने इस पे स्टडी करना जो था वो शुरू किया। सबसे पहले डोबरीनर करके एक साइंटिस्ट हुए। डोबरीनर ने 3 एलिमेंट्स का एक ट्राई किया, ट्रिपलेट ट्राई किया। हिंदी में त्रियक जो था वो कोशिश करी कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स इकट्ठा करते थे। अब वो 3 एलिमेंट्स कैसे लेते थे? 2 एलिमेंट्स लेते थे, उनके एटॉमिक मास को जो था वो उसका मीन पता करते थे, उसका एवरेज जो था वो पता करते थे। इस तरह एक ट्रिपलेट जो था वो क्रिएट करते थे। वो 3 तत्वों का एक त्रियक जो था वो बनाते थे। तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ट्रिपलेट तैयार किया, एक ट्राइड जो था वो बनाया। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री के अंदर इन 3 एलिमेंट्स को ग्रुप बनाकर जो था वो स्टडी करो। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टी सेम है, अब आपको इंडिविजुअल स्टडी नहीं करना, इस 3 एलिमेंट्स में किसी एक ग्रुप की स्टडी करो, आपको 3 एलिमेंट्स की स्टडी हो जाएगी।
यहाँ पर एक एक स्टूडेंट्स को जानना, एक एक को समझना शायद मुश्किल काम हो जाता। यहाँ पर ग्रुप बना दिया जाए कि इस बेंच के ऊपर जो 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं इनकी सारी की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो मैं एक को समझने की कोशिश करता हूँ, 2 को अपने आप समझ लूंगा, ये चीज आसान हो गई। तो डोबरीनर ने सबसे पहले एक ट्रिपलेट बनाया, है ना, उन्होंने 3 एलिमेंट्स के जो था वो ग्रुप बनाया और कहा कि इनकी प्रॉपर्टी जो था वो सेम है। सक्सेस नहीं मिली, क्यों? और सक्सेस क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने जो कोशिश करी, जो एफर्ट किया वो एटॉमिक बेस पर। अगर अब बात करें हम कि अब क्यों नहीं मिली, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, तो उन्होंने जो ट्रिपलेट बनाया वो ट्रिपलेट किसके बेसिस पर बनाया? एटॉमिक मास के बेसिस पर जो बड़ा बनाया। और केमिस्ट्री के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर जो था बेस्ड थे, इसलिए केमिस्ट्री में उस पर सक्सेस नहीं मिली। आज हम कह पा रहे हैं क्योंकि बाद में हमने समझा इसको केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने एटॉमिक मास जो था वो लिया। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एफर्ट था वो किसका था? डोबरीनर का। उन्होंने किसके बेसिस पर ट्रिपलेट बनाए? एटॉमिक मास के बेसिस पर जो था वो ट्रिपलेट बनाए। सक्सेस नहीं मिली। हम अगर उस पर बात करें, आज समझने की कोशिश करें, तो उनकी वो कोशिश जो था वो बेकार क्यों गई? तो उसका एक सिंपल सा रीजन था कि वो कोशिश बेकार इसलिए गई कि वो सारा कुछ पढ़ा गया, वो सारा कुछ स्टडी किया गया किसके बेसिस पर? एटॉमिक बेस के मास के बेसिस पर। वो याद रखिएगा, केमिस्ट्री में चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, सारा कुछ डिपेंड करता है किस पर? एटॉमिक नंबर पर, परमाणु क्रमांक पर। डोबरीनर फेल हुए। डोबरीनर जब फेल हुए तो इसके बाद एक और दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने काम किया। न्यूलैंड करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर 8 एलिमेंट्स का जो था वो ग्रुप तैयार किया। 8 एलिमेंट्स को कलेक्ट किया, 8 तत्वों को इकट्ठा किया, फिर एक ग्रुप तैयार किया। अब की बार 3 एलिमेंट्स की जगह अब की बार ग्रुप जो था वो क्या था? 8 ग्रुप था। लॉजिक थोड़ा नॉनसेंस सा था। लॉजिक नॉनसेंस ये था कि साइंटिफिकली जो था उन्होंने यहाँ पर कुछ काम करने की कोशिश नहीं करी। उनका लॉजिक जो था वो ये कहा था कि जैसे आप म्यूजिक के अंदर, आप संगीत के अंदर 7 जो था, आप जो 7 सुर की बात की जाती है, सा रे ग मा पा धा नी सा, फिर रिपीट होता है उसके बाद, फिर जो था वो सुर जो था वो क्या हो जाता है? रिपीट। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाने की कोशिश करी कि जिस तरह म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर 7वां सुर जाकर फिर जो था वो रिपीट होता है, उसी तरह केमिस्ट्री में 8 एलिमेंट्स को इकट्ठा करो, 8 तत्वों का ग्रुप बनाओ, इसमें हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होंगी और 8वीं के बाद हर एक जो एलिमेंट जो था वो पहले की तरह क्या होगा? ऐसा नहीं था कि सारा सब एक था। जो 8 आया वो किसकी तरह था? पहले की तरह। बहुत ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं था, काम किया गया। और कहीं पर भी कोई भी किसी तरह का एफर्ट करें, इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं होती कि उसमें सक्सेस मिली या फेलियर था, वो पूरी तरह से ये नहीं, वर्क किया गया, एफर्ट था, वो एफर्ट लोगों को नजर आया कि कोशिश की केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए आज उनका नाम जो था वो लिया जा रहा है। सक्सेस कुछ भी नहीं मिली किसी तरह से। इसके बाद जिस साइंटिस्ट ने काम किया, जिसको थोड़ा सा अलग अलग था, लोदर मेयर करके साइंटिस्ट था, बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया। लोदर मेयर आए, इसके बाद हाइजेनबर्ग आए। जहां से पार्शियली सक्सेस मिलना शुरू हुई वो मेंडलीफ थे। और कहां से शुरू किया? मेंडलीफ। 10th में आपने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में। तो कहां से पार्शियली सक्सेस मिलना शुरू हुई? मेंडलीफ से जो था थोड़ी सी सक्सेस मिलना जो था वो शुरू हुई। मेंडलीफ ने क्या करा? अब की बार एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे, जब उनको एटॉमिक मास के बेसिस पर, परमाणु भार के आधार पर जो था वो अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद जो एक टेबल, एक सारणी जो था वो हमको मिली, उसको कह दिया गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। फिर इस पर हमें बात करना है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत हेल्प करी केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिली। रीजन फिर वही था जो गलती किसने करी थी? डोबरीनर ने, कि उन्होंने भी यहाँ पर किसके बेसिस पर काम किया? एटॉमिक मास के बेसिस पर काम किया। लेकिन आपको आपके सिलेबस में यहाँ पर समझना है कि मेंडलीफ ने किस तरह की क्या प्रॉब्लम करी, क्या मिस्टेक करी, क्या ड्रॉबैक थे, क्या डिमेरिट्स थे, उसके बारे में। और लास्ट में आज हम केमिस्ट्री जिसके बेसिस पर पढ़ते हैं वो थे मोसले, जिसको कहा गया मॉडर्न केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी जो था कहा गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। कई तरह से ये वर्ड जो था यूज किए गए कैसे। तो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे जब आप स्टडी करें तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना जो था वो आना चाहिए कि एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल है क्या। आप पहले वो समझें कि किस तरह से स्टडी किया जाता है, किस तरह से पहचान की जाती है। केमिस्ट्री में जैसा कहा गया कि टीचर्स जब भी पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने का कहते हैं, सबसे पहला एक रटा रटाया डायलॉग होता है कि आपको पीरियोडिक टेबल पर कमांड होना चाहिए, आपको आवर्त सारणी जो था वो रटी होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल जो था वो याद होना चाहिए। मैंने पहले भी मना किया कि ना करें, केमिस्ट्री पढ़ना है तो कम से कम 1 to 30 जो था बस एटॉमिक नंबर याद रखें। बाकी सारी प्रॉब्लम मेरी है कि कैसे सब कुछ पता चल जाता है, वो सब कुछ अपने आप जो था होता जाएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसके बेसिस पर ये पूरा टॉपिक पढ़ा जाएगा, वो किस तरह से स्टडी किया जाता है। अगर इसकी बात करूं तो केमिस्ट्री में किसी भी पीरियोडिक टेबल की बात करें,
मान लीजिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसी के बेसिस पर जो था वो आपको पढ़ा जाना है। तो अगर मान लीजिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखाई देंगे, आपको सीधे वर्टिकल कॉलम्स जो था वो दिखाई देंगे आपको, जो था वो लंबवत जो था वर्टिकल कॉलम्स जो था इस तरह आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो था वो दिखाई देते हैं। इस तरह अगर वर्टिकल कॉलम्स की अगर बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो टोटल जिस पीरियोडिक टेबल को आप स्टडी करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है, जो लंबवत कॉलम जो आपको दिखाई देते हैं, वो टोटल मिलाकर कितने हैं? 18 टोटल है। उनको क्या कहा गया केमिस्ट्री में? ग्रुप जो था वो कहा गया, उनको ग्रुप्स कहा गया, उनको समूह जो था वो कहा गया। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं टॉप टू बॉटम देखता हूँ, मैं ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स जो था वो कहलाते हैं, वो समूह जो था वो कहलाते हैं। और उन ग्रुप्स को अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं? 1 to 18। अब 1 to 18 क्यों है? ये रीजन आपको मैंने बताया था पहले भी केमिस्ट्री में कि अगर बात करें तो ये लकी नंबर जैसा क्या है, ये मैजिकल नंबर क्या है कि 18 ही, हम इस 18 पर क्यों रुक जाते हैं? कई बार आता 17 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 19 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, केमिस्ट्री की 18 पर आकर जो था वो क्यों रुक गई? तो आपसे मैंने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर्स मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कहते हैं, क्यों कहते थे प्रोटॉन? मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर को जब डिफाइन कहा तो कहा गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा गया? परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर कहा गया। आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो था वो न्यूक्लियस में रहता है, केमिस्ट्री उसमें चेंज नहीं आता, इसलिए उसके बेसिस पर डिफाइन किया गया। लेकिन आपको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो था वो बराबर है। तो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। किसकी संख्या को बताता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो था वो बताता है। तो केमिस्ट्री में जो कुछ पढ़ा जाता है वो किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में कहां पर अवेलेबल है? ये चार बातें होती हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, कक्ष, कक्षक और उपकक्षक। यही थे केमिस्ट्री के अंदर। मैंने आपसे पहले कहा कि हम एटम को जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को जानते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में चार बातें आपको पता हो। एक, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की स्थिति। सेकंड, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति। थर्ड है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिटल, उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति। और फोर्थ है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दिशा। यही था। कक्ष किसको कहा गया? ऑर्बिट किसको कहा गया? KLMNOP Q। कितने ऑर्बिट? 7। ऐसा नहीं कि 7 ही होते हैं, 7 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने नोन एलिमेंट्स हैं उनमें ऑर्बिट कितने हैं? 7। जो आप केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ जो बनाते हैं, ये वृत्ताकार मार्ग जो बनाते हैं, इन्हीं को क्या कहा गया? ऑर्बिट जो था कहा गया। किससे डिनोट करते हैं? KLMNOP Q। अभी तक कितने ऑर्बिट? 7 ऑर्बिट। ये क्या कहलाते हैं? कक्ष। फिर दूसरा क्या होते हैं? ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल्स? और पढ़ चुके अब तो ये बात आप, कौन कौन से? S, P, D और F। यही था S, P, D, F। इलेक्ट्रॉन या तो S ऑर्बिटल में रहता, P में, D में या F के अंदर। S की मैक्सिमम लिमिट 2, D की मैक्सिमम लिमिट 6, D की मैक्सिमम 10 और F की 14। ये होता है केमिस्ट्री में। तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, S, P, D, F। ये 4 ऑर्बिटल्स। केमिस्ट्री में जिस पीरियोडिक टेबल की आप बात कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनों का एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? मैंने कहा था ना कि सही स्टडी करने का मतलब होता है अपने आप से टोटल टाइम बात करते रहना। जब सामने वाले ने किसी से बात करी तो अपने आप को उस बातों का जवाब देते रहना। जैसे मैंने कहा एटॉमिक नंबर आपको खुद से बात कर दिलाना होता है याद कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो था बात की जा रही है। अगर आप रिलेट नहीं करते चीजों को तो प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है? ऑर्बिटल के अंदर। S, P, D, F। जिस पीरियोडिक टेबल की आप बात कर रहे हो उसके अंदर केमिस्ट्री में केवल 3 ब्लॉक हैं, एक S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक। सेपरेटली नीचे जो आपको जो दिखाई देता है एक छोटा सा ब्लॉक, वो है F ब्लॉक। तो कितने ब्लॉक है टोटल? 4 ही ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन 4 ही रूम्स में रहते हैं, 4 ही ऑर्बिटल में रहते हैं। एक S, दूसरा P, तीसरा D और फोर्थ F। ये तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक?
4 ब्लॉक। जो मेन पीरियोडिक टेबल आप जिसको कहते हैं उसमें केवल कितने ब्लॉक? 3 ब्लॉक, एक एस ब्लॉक, बी ब्लॉक और दूसरा डी ब्लॉक। उस मैजिकल नंबर पे बात करें कि 18 ही क्यों, जिस पर हम शायद पहले बात कर चुके, तो 18 ही क्यों, उसका रीजन आपको पता है कि उसमें 3 ब्लॉक है, केवल एक ब्लॉक है एस, दूसरा बी, तीसरा डी। एस की मैक्सिमम लिमिट 2, बी की 10, टोटल कितने? तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है वो 18 ही तो हो सकता था, इसलिए उसमें जो ग्रुप बनाए गए वो केवल कितने बनाए गए? 18 ही बनाए गए। तो ये मैजिकल नंबर 18 क्यों है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपने ग्रुप में किसमें बांटते हैं? 4, और 4 में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेन कितने ब्लॉक? 3, एस बी डी। एस की मैक्सिमम लिमिट, डी की 10। तो केमिस्ट्री में टोटल कितने थे? 18, इसलिए ग्रुप्स कितने रखे गए? 18 सी जो था वो रखे गए। आई बात समझ में? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे, लंबवत समूह की बात करेंगे, लंबवत ग्रुप की बात करेंगे, वर्टिकल कॉलम, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। समूह जो था वो कहलाते हैं। केमिस्ट्री में अगर पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप देखें, क्षैतिज रूप से अगर आप देखें, लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें, बाएं से दाएं अगर आप देखें, तो ऐसे आपको कितने कॉलम दिखाई देते हैं? 7 कॉलम जो था वो दिखाई देते हैं। क्या दिखाई दिए? 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है। ये 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है वो हिंदी के अंदर कहलाते हैं, इंग्लिश में कहलाएंगे पीरियड्स, और हिंदी के अंदर कहलाएंगे आवर्त। क्या कहलाएंगे? आवर्त। पीरियड ही क्यों कहा? आवर्त ही क्यों कहा? ये पीरियड वर्ड का मतलब क्या होता है? आवर्त मतलब का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये पीरियड वर्ड का मतलब, ये आवर्त शब्द का मतलब होता है एक निश्चित अंतराल पश्चात पुनरावृत्ति, रिपीटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो केमिस्ट्री में ये पीरियड्स जो है यही डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम पीरियड बाद जिस प्रॉपर्टीज की, अगर मैंने यहाँ पर बात करी थी कि ये वाला एलिमेंट जो था ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करता था, कुछ भी हो सकता था, ये हरा था, पीला था, काला था, नीला था, कुछ भी था, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी कितने रेगुलर इंटरवल के बाद वो दूसरा एलिमेंट्स यही प्रॉपर्टीज जो था वो क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। जब आप टॉप कैसे देखेंगे? बाएं से दाएं देखेंगे। जब आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे, जब पीरियड में जाएंगे तो आपको इस तरह का नेचर दिखाई देगा कि एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद आपको कह रहे यही तो रिपीट हो गया, थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था आपने, यही तो रिपीट हो गया। कि अभी आपने ये पढ़ा था, यहाँ पर ये तीसरा एलिमेंट, एक एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पर कि ये थे सजे हुए थे ये एलिमेंट, इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आपने जमकर मेहनत करी, जमकर प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। जब आप पीरियड में मूव करते हैं, जब आप आवर्त में जाते हैं, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज पर आपने मेहनत करी थी, कुछ देर ये एलिमेंट्स भी वही प्रॉपर्टीज शो करने लगता है जो इस एलिमेंट्स ने किया था। इसलिए केमिस्ट्री में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपने उसको नाम जब देने की बात करी तो उसको क्या नाम दे दिया? पीरियड नाम दे दिया। ग्रुप क्यों दिया? ग्रुप तो केवल इकट्ठा किया गया, किसके बेसिस पर? एटम क्या इसके कि ये एस में गया तो इधर इकट्ठा कर दिया कि ये एस वाले हैं, इस एस खानदान के हैं, ये पी खानदान के हैं, ये डी ग्रुप के हैं, क्या ना, ये ना अलग अलग होता है तो खानदान गोत्र जो भी बोलते हो आप, अना तो उन्होंने कहा ये एस गोत्र के हैं, ये एस खानदान के हैं तो एस वाले हो गए, ये पी गोत्र के हैं, पी खानदान के हैं। तो समझ जो कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर ग्रुप वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि वहां केवल इकट्ठा करके जो था रखा गया। वो यहाँ पीरियड ही वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर जब इस ऑर्डर में जाओगे तो प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होंगी? रिपीट होंगी, बार बार जो था वो रिपीट होंगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी उनमें। इसलिए हिंदी में आवर्त बोल दिया और इंग्लिश में पीरियड बोल दिया। तो पीरियड का मतलब है रिपीटेड प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, गुणों का एक निश्चित अंतराल पश्चात पुनरावृत्ति होना, रिपीट होना। क्यों कहा, नाम क्यों दिया, ये बता रहा था। कोई डाउट नहीं इसमें? मैं पूरा बेस बनाऊंगा ताकि अब मैं वर्ड यूज करूं इस पूरे टॉपिक को पढ़ाते टाइम, तो आपको कुछ नया नया सा जो था वो ना लगे कि सर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों हो गया। ये सारी चीजें जो था वो आपके दिमाग से जो था वो हट जाए। केवल इस पर बात करूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसमें ग्रुप कितने हैं टोटल? 18 क्यों है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। क्या 18 ही क्यों? ये वाली बात तो नहीं आ रही यहाँ पर। अगर पीरियड की बात करें, आवर्त की बात करें तो 7 टोटल पीरियड कितने हैं? आवर्त टोटल कितने हैं? 7। अब 7 पीरियड ही क्यों? अब इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ग्रुप जब बोले, ग्रुप बोला तो आपने कहा कितने हैं ग्रुप? मैंने क्या कहा था? रिलेट करना सीखो। साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरत बात कि जिस बच्चे ने चीजों को रिलेट करना सीख लिया है ना, वो चीजें अपने आप सॉल्व होती जाती हैं, उसको कमांड आती है साइंस के अंदर। हाँ, तो मैंने क्या कहा था? ग्रुप कितने टोटल? अब देखो रिलेट करो तो चीजें कैसे पता चल जाती हैं कि अगर ये पढ़ क्यों रहा है,
एक्चुअल में करा क्यों जा रहा है ये सारा कुछ, इसको करने से हो क्या जाएगा इतना कुछ करने से। तो आपने कहा कि ग्रुप किससे रिलेट करता, जब मैंने ग्रुप बोला तो ग्रुप का मतलब कितने थे ग्रुप टोटल, 8 ही क्यों थे, क्योंकि ऑर्बिटल कितने थे 4 और मेन पीरियोडिक टेबल में कितने 3, कौन कौन से sp। तो एक्चुअल में आपने कहा कि ग्रुप जो है वो किससे रिलेट करते हैं, ऑर्बिटल से रिलेट करते हैं। तो केमिस्ट्री में हमेशा ग्रुप जो था वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देगा, देखना आप ध्यान रखना। तो ग्रुप हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन, यस उल्टा कह दो, ग्रुप हमें नहीं करना। अब टीचर यहाँ पर क्या करता है गलती, बच्चा मुश्किल में क्यों आता कि बच्चे को केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद कराई जाती, ग्रुप याद कराई जाता और उसको कहा जाता कि इस ग्रुप से इस ब्लॉक का है, इस ग्रुप से इस ऑर्बिटल को रिलेट करता है। उल्टा करो ना, जो आता है उल्टा करो ना। क्या आपको टीचर कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल याद करो, उससे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल का, अरे आप जो सीख चुके उससे करो ना। क्या आप क्या पता करो कि किस ऑर्बिटल का है तो उससे रिलेट करो क्या ग्रुप को, खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। कि पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो याद है ना आपको 1 to 30 आपको। तो हमेशा याद रखो ग्रुप किससे रिलेट करता, ऑर्बिटल से। मतलब हमें ऑर्बिटल से रिलेटेड कुछ भी बात पता करना होगी तो ग्रुप में जाएंगे, या यूं कहो केमिस्ट्री में कि जब ग्रुप के बारे में कुछ करेक्ट करना होगा, ग्रुप के बारे में कुछ समझना होगा तो किसके पास जाएंगे, ऑर्बिटल के पास जाएंगे। अभी इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा ये सारा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। अब हाँ, पीरियड्स कितने, केवल 7। अभी आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री के अंदर कहां पर रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में। कितने ऑर्बिट, 7 ऑर्बिट। आधी बात खत्म हो गई। यहाँ पर कौन कौन से, के एल एम एन ओ पी और क्यू, यही कहलाते हैं ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट हैं, 7। पीरियड कितने हैं, तो मिल गया आंसर आपको। केमिस्ट्री में 7 पीरियड ही क्यों, क्योंकि पीरियड किसको रिलेट करते हैं, ऑर्बिट को, कक्ष को जो था वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीरियड के बारे में, आवर्त के बारे में जब पता करना होगा तो किसके पास जाएंगे, ऑर्बिट के पास। या इसका उल्टा कह दें कि जब पीरियड के बारे में कुछ पता करना होगा तो किसके पास जाएंगे, केवल ऑर्बिट पता करके, केवल कक्ष पता करके हम बता देंगे कि वो किस पीरियड का है। आवर्त सारणी याद करके पीरियोडिक टेबल रट कर जो था वो नहीं बताएंगे कि किस पीरियड का है। पीरियोडिक टेबल रट कर नहीं बताएंगे कि किस ब्लॉक का है। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्बिटल देखकर बता देंगे किस ब्लॉक का है, ऑर्बिट देखकर बता देंगे किस पीरियड का है। कैसे, अभी और पता चलेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। क्यों, कैसे, ऐसे ही नोट करें, जैसा बना है वैसे ही बनाओ, लिखो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, हिंदी में लिखना हो तो लिखा इतना। अब केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अगर हम मॉडर्न, पहले समझ लें कि पीरियोडिक टेबल क्या है, फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें इंटर करूंगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर इंटर करूंगा जो आपको सिलेबस के अंदर पहचानना है। पहले पढ़ना सीख लें, पूरा समझ लें कि कैसे जो था पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाएगी, उसके बाद जो था वो बात करेंगे। अब केमिस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहले जब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड स्टडी करना हो तो हमको सबसे पहले ये पता हो कि वो केमिस्ट्री में वो एलिमेंट जो था किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, किस ब्लॉक को रिलेट करता है। मतलब जब कोई एलिमेंट आपके सामने बोला जाता है तो सबसे पहले पता हो कि कैसे पता होगा कि बिना पढ़े एलिमेंट्स के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाती हैं। तो सबसे पहले पता हो कि वो किस फैमिली को रिलेट करता है। सीधी सी बात है कि आपकी बहुत सारी बातें मुझे ऐसे ही पता चल जाएंगी कि अगर ये पता हो कि आपकी फैमिली, आप किस फैमिली को जो था रिलेट करते हैं, और अगर मैं उस फैमिली के बारे में जानता हूं तो आधी सी बातें आपके बारे में मुझे पता होंगी। इंडिविजुअल आपके बारे में ना पता हो, लेकिन 100% कॉमन बात जो होगी, जो आपकी फैमिली के अंदर और आपके अंदर कॉमन होगी, वो तो आपको मैं जानता ही होगा। तो वही काम करते हैं केमिस्ट्री में, हर एलिमेंट की फैमिली को पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके परिवार को पहचानने की कोशिश करते हैं, और उसकी फैमिली, उसके परिवार को जब पहचानना हो तो ये पता करें कि वो किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, किस ब्लॉक को रिलेट करता है। कितने ब्लॉक,
8 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चौथा लिखा जाए और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करे वही उसका ब्लॉक। एस में एंटर करे तो एस ब्लॉक, पी में एंटर करे तो पी ब्लॉक, डी में एंटर करे तो डी ब्लॉक और एफ में एंटर करे तो एफ ब्लॉक, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, कोई सबसे पहले एस ब्लॉक की अगर बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। आज जो नए बैठे हो केमिस्ट्री में और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टीचर ने दिमाग खराब कर दिया हो कि अफवाह रूल याद है या नहीं है, बार बार जिन्होंने पढ़ा उनको मैंने बताया था एक भी बार कोई रूल अगर आपको जरूरत पड़ी हो किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक भी बार किसी रूल की जरूरत होगी। तो नॉनसेंस है। जहां पर जब बोलते हैं कि होम्स रूल याद है कि नहीं, अफबाउ प्रिंसिपल याद है या नहीं, सब हाँ पता होना चाहिए, मजबूरी है लिखना है कि अफबाउ प्रिंसिपल आया तो लिखना होगा, लेकिन वो आता होगा तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये मैं प्रूफ कर चुका कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल सा, अगर जिनको नहीं आता थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है अगर किसी को आज बैठे हैं तो एक छोटी सी बात बस इतना याद रख लें कि केमिस्ट्री में जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं, कितने ऑर्बिट है टोटल? तो हमेशा याद रखें फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है एस, दूसरे में होता है एसपी, थर्ड में होता है एसपीडी, फोर्थ में होता है एसपीडीएफ, फिफ्थ में भी एसपीडीएफ, सिक्स्थ में भी एसपीडीएफ, सेवंथ में भी एसपीडीएफ। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो कंटिन्यू बोलो, है ना। पहला क्या आता है? एस, 1s। में तो अलग था, तो वो आपको कैसे अपने आप मैनेज हो जाता है वो सिखा चुका आपको। आप कंटिन्यू बोल लेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5। बस सिंगल बात याद रखना है जितना आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में कि तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1s, फिर आप बोलते जाना, फिर 2s के बाद क्या आता है? जब 2 आया तो s और p, जब 3 नंबर आया s भी बोलना, p भी बोलना, d भी, जब 4 आया तो s भी बोलना, p भी बोलना, d भी बोलना, f भी, क्योंकि चारों 4 से स्टार्ट होते हैं। हाँ तो फिर से हाँ तो क्या होता है पहले? 1s, 2s, 2p, 4s, 4p, 4d, 4s। कुछ भी बोल सकता है ये यहाँ पर, बस इतना से ध्यान रखते हैं जब इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते हैं जैसे 3d आता है एक जंप लेना है आपको, है ना। बस यही एक गड्ढा है बस केमिस्ट्री में। कौन सा? 3d। जैसे ही आया इसको ध्यान रखना है, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे। जैसे ही 3d आया, ये बहुत बड़ा सा गड्ढा है बीच में, रोड के बीच में, इसको याद रखना है कि जैसे ही 3d आया लंबी सी क्या लेना है? जंप लेना है। किस पे जाएंगे? उसको फिल कर देंगे, फिर लोड कराएंगे वापस किस पर? फिर जैसा था वैसे ही करेंगे, है ना। तो कैसे आएगा? 3p आएगा, जंप करेंगे 4s, 4s भर कर आएंगे, फिर दोबारा किसके पास? 3d मोल का। देखेंगे ना कितना बड़ा गड्ढा पार किया। शाबाशी पीठ थपथपाते हैं कि नहीं यार कि कितनी बड़ी जंप लगाई। तो वो आपको शाबाशी देना है अपने आप को, है ना। तो अपने आप को शाबाशी देना है, मतलब पलट कर पीछे देखो एक बार कि कितनी हाई जंप जो था वो आपने कितनी लॉन्ग जंप जो था वो आपने ली थी। है तो अपने को शाबाशी देना है, तो एक बार पलट कर पीछे देखना है कि कितनी लंबी जंप ली थी आपने। तो कहाँ मुड़ो? 3d, फिर उसको भर दो, है ना, और उसके कोई दोबारा ना गिर जाए। आपको तो पता था तो आपने चलेगा चुपचाप। तो जब जाओ तो ऐसे गड्ढा छोड़कर नहीं, उसको क्या कर जाना? भर कर जाना, नहीं तो बेवकूफी कहलाएगी, दोबारा गिर जाओ, है ना। तो क्या था? 3d भरा, फिर कहा 4s, फिर कंटिन्यू। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर रिपीट कर देता हूँ वही बात कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब शॉपिंग करना। यहाँ पर बार्गेनिंग अलाउड नहीं है, यहाँ मोल भाव नहीं है। जिसकी जितनी कीमत है उतना ही देना है। एस की कीमत कितनी है? बी की कीमत कितनी है? डी की कीमत, एफ की कीमत। बार्गेनिंग कब होगी? जब आपके पास उतना अमाउंट नहीं है। मैं पी के पास गया, पी ने कहा कीमत कितनी? 6। आपने पॉकेट चेक किया, नहीं थे 6, आपने कहा 5 थे, दे दो 5। ले लेगा वो 5, क्या करेगा? ले लेगा। आप डी के पास गए, कितने मांगे? 10 है तो दे दो। गलती से भी बार्गेनिंग मत करना। 10 चेक करना पॉकेट में है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन हो तो देना, नहीं है 9 है तो उससे बोल दो एक बार 9। तो केमिस्ट्री इतनी आसान है, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगी। कहेगी 9 है, अच्छा दे दो 9 दे दो। 8 है, अच्छा दे दो, एक ही है
कौन जो बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करता, उसका फिक्स रेट केमिस्ट्री में तय है, वो क्या है मतलब 14 होंगे तो भरेंगे, नहीं होंगे तो कहता पास भी बंद प्रोडक्ट ना दुकान से भगा देता बाहर। कौन करके देखा था आपने यहाँ पर? कहीं एक बार गलती नहीं होती है आपकी, याद हो अगर आपको तो। एफ तभी भरते हैं जब कितने हो, नहीं होता तो उसको चुपचाप चुपचाप बाहर निकलते। उसने कहा 14 चेक करा नहीं है, उससे कुछ गलती भी मत करना, बाहर को भगाएगा मतलब सीधे साधे नहीं भगाता है ना, तो केमिस्ट्री में दुत्कार कर भगाता है वो दुकान से बाहर। तो क्या करता है, जैसे एफ आया, एफ में कितने 14 नहीं हो तो बाहर, है ना, दूसरे पे चले जाओ वहां पर, जब 14 होंगे तभी फिल करेंगे। ये उनको बता रहा हूँ जहां पर फिल नहीं किया, पूरा पढ़ा रहा होता अभी तो पूरा प्रॉपर तरीके से बताता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो टोटल मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मतलब पॉकेट में कुल कितना अमाउंट है 12। सबसे पहले किस शॉप पर गए 1s, डिमांड कितनी करी 2 है हमारे पास, दे दिए। 2s पे गए, s की डिमांड फिर कितनी 2, 2s के बाद किस शॉप पर जाते हैं 2p पर, तो फिर इसके बाद किस पर गए 2p पर। ये 2p की डिमांड कितनी है 6 है आपके पास 6 है। टोटल कितने लेकर चले थे, कितना खर्च कर दिए अभी 4 खर्च कर दिए हैं अभी आपके पास। तो 2p की डिमांड कितनी थी, दे दो 6 यहाँ पर। 2p के बाद किस पे गए 3s, डिमांड कितनी है 2, हो तो दे देना, नहीं हो तो जो हो वो कह देना ले लेता है, ये s भी ले लेता है, p भी ले लेता है, d भी ले लेता है। हाँ, तो s की डिमांड कितनी है क्या आपके पास है, तो कितना। तो कोई डाउट, जिनको नहीं पता था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक मुझसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनकी बात ये आ गया। अब क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में गया। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब ये किसको रिलेट कर रहा है, एस ब्लॉक को रिलेट कर रहा है, किसको। ये केमिस्ट्री में अभी आपने कहा था जब पीरियड की बात करो, जब आवर्त की बात करो तो कितने हैं 7। अभी कहा था सब चीजें एक दूसरे से, अगर कहीं पर कोई गलती कर रहा होगा तो वो रिलेट नहीं करेगा दूसरी जगह पर, फिर वो कुछ नया कहेगा। टीचर को चेक करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर टीचर चाहे फिजिक्स पढ़ा रहा हो, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, तो अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो जो उसने आज का है, साइंस है पीरियोडिसिटी, कितना सिंपल सा शब्द है। आप टीचर को वहां मत देखो, वहां पीरियोडिसिटी, टीचर ने आज कुछ कहा है तो कल की क्लास में, हो सकता है 10 दिन के बाद, हो सकता है 1 महीने के बाद, या हो सकता है अगली क्लास के अंदर उसकी वो बात तो रिपीट होना ही 100%, नहीं हो रही तो बकवास कर रहा था वो टीचर। 100% यही चेक करने का तरीका होता है कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है या हर टॉपिक को अपने हिसाब से बकवास कर कर जो था वो बता रहा है। रिलेट, इसलिए मैं कह रहा था हर सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, चीजों को रिलेट करो, आपको सब के सब सामने आ जाता है वहां पर। हाँ, तो अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले, पीरियड किसको बताते हैं, ऑर्बिट को बताते हैं, ऑर्बिट को बताते हैं। ऑर्बिट इसमें कहाँ होते हैं, ये आगे जो है वो ऑर्बिट है, ये आगे लिखा है, इसके आगे ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये कक्ष। इसका लास्ट ऑर्बिट देखो क्या है 3। कौन सा ऑर्बिट, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में ये मैग्नीशियम 3rd पीरियड में मिलेगा, ढूंढने जाओगे तो तीसरे आवर्त के अंदर मिलेगा। याद करना जरूरी नहीं है, पीरियोडिक टेबल याद थी तो पता चला कि मैग्नीशियम 3rd में था, ये आसान था, या ये आसान था कि पता था कि 12 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते, उसके बाद देखकर बता देते कि केमिस्ट्री में किसमें मिलेगा 3rd पीरियड, किसमें 3rd पीरियड। क्या तो पीरियड जब पता करना हो तो क्या देखोगे, ऑर्बिट देखोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये किस पीरियड का, 3rd पीरियड का, है ना। अब जब 3rd पीरियड, इसके बाद ऑर्बिटल क्या है, एस ब्लॉक का, ये तो पता चल गया था, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 2, जितने लास्ट ऑर्बिट में, है ना, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है, वही उसका समूह क्रमांक है। ग्रुप कितने हैं, किस लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये किस ग्रुप का मेंबर होगा, सेकंड। मतलब मैग्नीशियम किस ग्रुप में है, किस समूह में है, सेकंड समूह में। वर्ग भी बोलते हैं हिंदी में, वर्ग समूह, इंग्लिश में ग्रुप। और ये किस 3rd पीरियड का है, ये किसका है 3rd आवर्त का। किसी और को चेक करते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब बताइए, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, हाँ चलिए बोलिए, ब्लॉक बोलो कौन सा है, एस ब्लॉक। पीरियड बोलो कौन सा है 3rd, ग्रुप बोलो कौन सा है 1। अब चेक करें, फर्स्ट ग्रुप लिखता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। अब मतलब पूरी दिखेगा पीरियोडिक, तो अभी तो यकीन मान लो जो बोल रहा हूँ। तो कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। देखो यहाँ पर ये ऐसे देखें तो क्या है, पीरियड फर्स्ट, यही 3rd बोला था आपने। मैग्नीशियम क्या आया था
वो दूसरा ग्रुप कौन सा था? अगर सेकंड ग्रुप लिखता तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। हाँ, सेकंड ग्रुप था ये, यही बोला था आपसे सेकंड ग्रुप। पीरियड कौन सा था? ये थर्ड आ गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पढ़े आगे? ऐसे लिखो, एस ब्लॉक लिख के नोट करो। देखा, ये किसके बारे में बता रहा था? एस के बारे में, एस ब्लॉक के बारे में। तो ब्लॉक पता चल गया कैसे, पीरियड पता चल गया कैसे, और क्या पता चल गया? ग्रुप जो था वो पता चल गया। तो मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले जो मिलेगा कौन सा ब्लॉक मिलेगा? एस ब्लॉक मिलेगा। इस एस ब्लॉक की जब बात आई, अच्छा ग्रुप के अंदर भी तो हर ब्लॉक के अंदर को क्या दे दिया गया? जब बंटवारा हुआ, जब क्लासिफिकेशन हुआ, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हर एक को ग्रुप बांटे गए। सबने कहा कि हमें अपने अपने ग्रुप दे दो, हमें बता दो कि हमें कितने कितने ग्रुप जो था वो दिया जाएगा। तो एस की मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? तो केमिस्ट्री में ये डिसाइड हुआ कि एस को जब ग्रुप बांटो, एस फैमिली थी, फैमिली को फैमिली ना कहे तो केमिस्ट्री में क्या कहे? ब्लॉक। तो कितना ब्लॉक था? एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक ने कहा कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा जो था वो चाहिए। तो उसको टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 18। ग्रुप टोटल कितने हैं? 18। तो एस के हिस्से में कितना आएगा? 2 ही आएगा। रीजन अब सब पता है ना, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा कि क्यों आएगा, रीजन पता होना चाहिए सब। तो एस के हिस्से में कितने ग्रुप आए? 2 ही। क्यों आए? क्योंकि उसके मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? उससे कहा गया कि भाई अगर तुम्हें ज्यादा दे भी देंगे तो संभाल कैसे पाओगे, आपकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, 2 से ज्यादा रख ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा ग्रुप रखकर करोगे भी क्या? तो एस के पास कितने ग्रुप? अब बाकी सब आपको पता है ना, टोटल ग्रुप कितने थे? पी को कितने आएंगे? डी को कितने आएंगे? 10 होगा। जुड़ गई ना सब बातें एक दूसरे से, है ना। तो एस ग्रुप ब्लॉक कितने? मेन पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक? 3 ब्लॉक। कौन कौन सा? दूसरा एस पी टी। एस को कितने ग्रुप मिले? 2 ही। क्यों? मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। पी को कितने ग्रुप? डी को कितने? अच्छा हाँ। तो एस के बाद कौन सा ब्लॉक ग्रुप ऑर्बिटल कौन सा आता है? पी आता है। एस के बाद नहीं, अभी तो मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा। ऐसे अब वही तो बताना चाहता हूँ, है ना। जिसको टीचर कह देता कि ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाई गई, नहीं बनाई नहीं गई, है ना। वो क्यों बनाई गई उसका रीजन पता। हाँ, तो कितने ब्लॉक थे अपने? 3। एक एस ब्लॉक, दूसरा फिर अच्छा ऑर्बिटल में पहले कौन सा आता है? एस हमेशा, और एस के बाद और पी के बाद यही आता है केमिस्ट्री। अब पीरियोडिक टेबल की बात करो, कुछ कुछ ध्यान है सामने, नहीं है तो देखना जाकर। तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पर आकर शुरुआत हो गई, यहाँ पर केमिस्ट्री की, यहाँ से मिस्ट्री बनना शुरू हो गई केमिस्ट्री। यार कि पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते रहे कि एस के 1 एस के बाद 2 एस के बाद 2 पी, जब एस आता उसके बाद पी आता, जब एस आता उसके बाद पी आता। पीरियोडिक टेबल जब बनाने गए तो एस के बाद क्या रख दिया? फिर टी के बाद क्या आया? तो पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? एस। इसके बाद क्या है? टी ब्लॉक है, और उसके बाद लास्ट में क्या है? पी। तो डी को कहाँ रखा गया? बीच में। अब पहले इसका रीजन बता दो, फिर आगे चलता हूँ, है ना। तभी ये क्लियर हो जाए ये सब बातें, फिर इस पे बात करना अच्छा लगेगा। तो बीच में क्या आया? डी। आना क्या चाहिए था? डी। आना तो बी चाहिए था, लेकिन आया क्या? डी आया। अब डी आया तो क्या था, क्यों आया, केमिस्ट्री में डी क्यों रखा? कि केमिस्ट्री के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, इनका एक नाम और है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व। एक क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर इन्हीं को क्या कहें? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक का एक और नाम क्या है? ये बीच में क्यों आ गया? आना क्या चाहिए था? पी, है ना। उसी से अगला पी पता चलेगा सारा कुछ। तो आना चाहिए था पी, आ क्या गया? पी। ये डी क्यों आ गया उसका रीजन तो मैंने कहा केमिस्ट्री में ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका एक नेम और है क्या? ट्रांजिशनल, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रमण। ट्रांजिशनल संक्रमण। अब जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे सामने आए तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करी,
हमने जब इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करी तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जब बार बार ख्याल आता था यार ये तो एस में पड़ी हुई है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो किसकी तरह है, एस की तरह। और कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते तो लगता है ये तो पी की तरह है। तो कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह, एस की तरह। कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह, ऐसा लगता था कि एस से एक कैरेक्टर स्टार्ट होता है, एस से एक क्वालिटी स्टार्ट होती है, एक से एक कैरेक्टर, एक प्रॉपर्टी, एक गुण जो था वो स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है और डी के एलिमेंट्स में जाकर पूरी तरह से स्प्रेड, पूरी तरह से फैल जाता है। लगता है कि ये डी का अपना कुछ तो था ही नहीं, ये धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। कहां से, एस से। और कहां पर आकर पूरे में फैल गया, डी में आकर फैल गया। ऐसे डी के कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया कि लगा कि ये प्रॉपर्टीज तो डी की थी नहीं, ये तो हमने कहां पढ़ी थी, पी के अंदर। ऐसा लगा पी में ये थोड़ी सी थी, और बढ़ती गई, और बढ़ती गई, और बढ़ती गई, और बढ़ती गई और पूरे डी ब्लॉक में आकर वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टर जो था वो क्या हो गया, फैल गया केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री कहती है कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके जितने भी कैरेक्टर हैं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इनके अपने ओन कैरेक्टर, इनकी अपनी ओन प्रॉपर्टी, इनके स्वयं के कोई गुण नहीं है। ये तो कहां से आए, एस से आए। या कहां से आए, तो कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, है ना। तो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड। केमिस्ट्री में डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में संक्रामी है, झूलते रहते हैं। क्या है, संक्रामी, झूलते रहना, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि एस के है के पी के। वो या तो एस के है या, तो उनको मिले कहां से वो कैरेक्टर, या तो एस से या, तो डी रख देते तो बिल्कुल अलग हो जाता। मतलब एस बिल्कुल अलग है, पी बिल्कुल अलग है, डी कहां रखा गया, बीच में, क्योंकि कुछ एस के हैं और कुछ पी के हैं। हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, कम्युनिकेबल होता है ना, कम्युनिकेबल डिसीज, जानते हैं ना कम्युनिकेबल डिसीज हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। क्या होता है कम्युनिकेबल डिसीज, एक दूसरे से कांटेक्ट में, तो यही तो बोल रहा है वो। ट्रांजिशनल एलिमेंट तो कह रहा है, ट्रांजिशनल होना हिंदी में तो और आसान है, संक्रमण तत्व, जो इनके तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच संक्रामी है। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल है, संक्रामी, ट्रांजिशनल, कम्युनिकेबल, ये एक ही वर्ड है। या तो ट्रांजिशनल बोलूं, कम्युनिकेबल बोलूं, हिंदी में संक्रामी बोलूं, ये ट्रांजिशनल बोलूं, ये सब एक ही बात है। समझ में आया। तो एस से फैलते फैलते हुए ना, फर्स्ट ग्रुप से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड, मतलब डी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक, है ना। ऐसे तो क्या समझ में आया। तो केमिस्ट्री में ये बाद में आप इसको रीजन देंगे कि ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं। तो ये रीजन बता रहा था कि बीच में ही क्यों रखे गए। तो क्यों रखे गए उसका रीजन समझ गए कि डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच संक्रामी है, मध्यवर्ती हैं, मतलब कुछ एस से आए या पी से। यही इंग्लिश में कहूंगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड डी ब्लॉक। अभी बस समझ में यहाँ पर डी ब्लॉक तो आ गया समझ में। डी तो एस से, एस के बाद क्या है डी। डी को कितने ग्रुप मिले, 10। क्यों, रीजन मालूम है। और पी को कितने ग्रुप मिले, 6 ग्रुप मिले। रीजन जो था वो पता है। अब पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना, 3p। मान तो कितना रहा था, 6। चेक करा थे ही नहीं, पॉकेट में 6 खर्च कर दिए थे, सब बचे कितने थे, 5। उससे बोला 5 ही है, ले लेगा। कौन कौन कलेक्ट कर लेता है, एसबी, पीबी जब आखिरी होता है, और पीबी कौन नहीं करता, एफ। तो क्या लिखूं, 5। हाँ बताइए कौन सा ब्लॉक है, पी। पीबी क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में दिख रहा, साफ देखना है ना, जहां देखना है वहां सोचना नहीं है ना। तो देखना है, देखना है तो क्या है लास्ट पी में, तो कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पीरियड बताओ कौन सा है, शाबाश, बता ही दिया। अभी सब चीजें पता होंगी, अपने आप पता होगी। मेरी जरूरत धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, है ना, कम होती जाती है टीचर की इंपॉर्टेंस, है ना, क्योंकि चीजें वो बताता जाएगा प्रॉपर तरीके से आपको, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से याद रखते हैं पूरे टॉपिक में। हमेशा सिलेबस में आगे बढ़ते में साइंस की जो खूबसूरती है वो इस बात में है कि आपका सिलेबस रिव्यूज होता है। हमेशा उस बात को ध्यान रखिएगा। मेहनत हमेशा, आप प्रॉपर तरीके से शुरू से नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अब ज्यादा पढ़ना है, अब ज्यादा पढ़ना है। जबकि साइंस की खूबसूरती इसी बात में है कि सिलेबस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अब आपको
कम पढ़ना है, कम पढ़ना है, कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब जागे तब सवेरा हमारे लिए नहीं होता, इस बात को ध्यान रख लेना हमेशा। हालांकि साइंस पढ़ने वाले के लिए नहीं है ये कहावत कि जब जागे तब सवेरा, है ना। ये तो आप पढ़ते गए तो धीरे धीरे चीजें क्या होती जाएंगी, कम। आज पढ़ा, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो आप अगर उसको पूरा कमांड होगा, दूसरे टॉपिक में चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। आपको नहीं होगी तो एक बंडल और बढ़ गया, प्रॉब्लम बढ़ती गई। ये होता है सीधा सा। हाँ, तो ब्लॉक कौन सा था, पी। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो मुश्किल है कि नहीं, नहीं है। बच्चे को नई चीज दिख रही है, अगर आता है तो उसको लगेगा ये तो कुछ अब बच्चों जैसा खेल होता जा रहा है। अब इससे बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिसिटी आती होगी तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही बता दो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा बॉन्ड, लेकिन वो पढ़ा हो, वो आता हो, बताया गया हो उस अंदाज के अंदर आपको। कौन सा ब्लॉक, पीरियड कौन सा, थर्ड। अब ग्रुप की बात देखें, ग्रुप की बात देखें, एस के बाद आता क्या है, नहीं कहाँ आता है, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। तो एस पी डी ऑर्बिटल, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो एस के बाद आता क्या है, लेकिन अब इस ऑर्बिटल को आप पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर रहा हो तो वहां तो एस के बाद क्या आ गया, पी। तो हमें आना चाहिए था पी, लेकिन आ क्या गया, तो एस के बाद हमें पी पे जाना है। लेकिन अब जंप करना है कि नहीं, किसको, डी को। डी के बीच में कितने का गैप, 10 का। तो केमिस्ट्री में ट्रिक्स है, जब पी ऑर्बिटल के बारे में पता करना हो कि वो किस ग्रुप का है तो उसमें 10 ऐड कर देना। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, शाबाश। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, है ना। ये दो वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले भी मैं बात कर चुका, एक ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिटल, एक कक्ष और दूसरा कक्षक। जब ऑर्बिट बोले तो ये नंबर, लास्ट नंबर क्या है, 3, मतलब लास्ट ऑर्बिटल क्या है, 3, सॉरी लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट क्या है, अंतिम कक्ष क्या है, 3। ये 3, ये भी 3, ये भी 3, कुछ और होता वो भी होता। तो लास्ट ऑर्बिट कितना है, लास्ट ऑर्बिट पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ये 3 में ये भी 3, ये भी 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसमें क्या ऐड करें, 10 क्यों ऐड करें, क्योंकि डी को जंप करना है आपको। बीच में बेवजह डी आ गया, और क्यों आ गया वो रीजन मैं आपको बता चुका, उसको झेलना पड़ेगा आपको। हाँ, तो डी बीच में क्यों आया था, रीजन आपको बता दिया था, लेकिन हमें तो जाना है पी तक। तो क्या करें, एस के बाद जाना पी पे था, बीच में डी का प्रॉब्लम आ गई तो जंप करना पड़ा एस के बाद। तो 10 क्यों जोड़ा, प्लस आ गया, समझ में आ गया कितना, 17। तो ये केमिस्ट्री में किस ग्रुप का मेंबर है, 17 ग्रुप का मेंबर है। और क्या है, चेक कर लें एक बार, 17 ग्रुप, 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप होता है केमिस्ट्री में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। किसकी बात कर रहे थे, क्लोरीन। कौन सा ग्रुप है ये, 17 ग्रुप है। पहला पीरियड जो था वो ब्लैंक है, पहले में हाइड्रोजन और लास्ट में हीलियम है, बाकी सब ब्लैंक। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, वही आया थर्ड। और ग्रुप तो बता ही दिया था आपको, एक आध और चेक करें। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक। पीरियड कौन सा है, सेकेंड। और ग्रुप कौन सा है, 15। ये तो अब क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है तो फिर से समझाऊं, समझ में आ गया। लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, 2। ऑर्बिट मतलब नंबर देखना, कक्ष मतलब नंबर देखना, तो कौन सा नंबर है लास्ट, 2। तो जितने हो सबको काउंट किया करो, है ना। तो ये भी 2, ये भी 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। क्या ऐड करें, तो कौन सा ग्रुप, 15 ग्रुप। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 1s2, 2s2। 3d आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा 3d के अंदर। 4s2। ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक, है ना। पीरियड कौन सा, 4th। और ग्रुप कौन सा, सेकंड, ये ग्रुप सेकंड। बोलो, 3p 4, जल्दी बोलो। ब्लॉक कौन सा, पी ब्लॉक। पीरियड कौन सा, थर्ड। ग्रुप कौन सा, 16। 4 जिसने बोला था गलत बोला था, है ना। तो 16 थी, 2 4 लास्ट में, और क्या ऐड कर दिया, 6। तो क्या हो गया, 10। तो कितना हो गया, 16। ये नोट करो।
ये था एस ब्लॉक। पी ब्लॉक आपको 11th के अंदर जो यही दो स्टडी करना है। एस ब्लॉक पूरी स्टडी करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक के अंदर जो आपको स्टडी करना है वो 13th और 14th 15th ग्रुप आपको 12th में स्टडी करना है। अगर कोई भी बोर्ड हो आपका तो 13th और 14th ग्रुप की जो था वो हम स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक 12th हमें आप पढ़ेंगे, तो केवल यही दो ग्रुप आपको स्टडी करना है, एस ब्लॉक और दूसरा पी ब्लॉक में टोटल स्टडी नहीं करना है, केवल टू ग्रुप जो था वो स्टडी करना है, 13th और 14th ग्रुप। इसके बारे में जो था वो स्टडी किया जाना है। एटॉमिक नंबर के बारे में बता चुका हूं, एक बार रिकॉल कर देता हूं, फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना नेक्स्ट क्लास से जो था वो बता दूंगा। नोट होगा आपके पास वैसे जो आज बैठ हैं उनके बारे में कि ग्रुप में एटॉमिक नंबर पता हो, शायद आप लोग को तो बता दिया जिन्होंने एटॉमिक नंबर पढ़ा था। तो अगर आपको ग्रुप में एटॉमिक नंबर पढ़ना हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ग्रुप में एटॉमिक नंबर कैसे पता करें, उसके लिए आपको 18th ग्रुप बस याद हो, है ना। वो क्या था, हीलियम, नियॉन। ये आप लोग नोट मत करना क्योंकि आपके पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये इनर्ट गैसेस है केमिस्ट्री में। इनके बारे में पता हो, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। यही था केमिस्ट्री में। जब भी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका लास्ट ऑर्बिट में जिसको जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं वो कंप्लीट है। तो ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ना एक्सेप्ट करते, इसलिए केमिस्ट्री में इनकी वैलेंसी जो है वो कितनी है, 0। तो इसलिए केमिस्ट्री में इनको क्या कहा गया, 0 ग्रुप भी जो था वो कहा गया। तो केमिस्ट्री में ये क्या है, 0 ग्रुप। और अगर नंबर से आप काउंट करेंगे तो ये क्या है, 18th ग्रुप जो है। अगर एस ब्लॉक जो 11th में आपको पढ़ा जाना है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम, ये फर्स्ट ग्रुप है आपको। अब आपको जब भी केमिस्ट्री में फर्स्ट ग्रुप के एटॉमिक नंबर पता करना है तो इसको क्या मानोगे, 0 ग्रुप। इसको क्या मानोगे, बता चुका हूं। और ये कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट। अब हाइड्रोजन की अलग से स्टडी की जाती है। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर नहीं पढ़ा जाता है ना, वो बिल्कुल अलग है। क्यों है, उसमें भी केमिस्ट्री में एक्चुअल में हाइड्रोजन जो था बंडरिंग एलिमेंट कहलाया। बंडरिंग मींस आवारा तत्व कहलाया केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को कहा जाता है बंडरिंग एलिमेंट, आवारा तत्व। क्यों का यही वर्ड यूज किया जाता है, वही वर्ड यूज, इसलिए मैंने वो वर्ड इस्तेमाल किया। तो बंडरिंग एलिमेंट्स आवारा तत्व कहा जाता है। रीजन क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन जो था वो फर्स्ट ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। तो जब वो डोनेट करता है तो उसका कुछ नेचर जो था वो एल्कली मेटल्स की तरह हो गए। तो उनको उठाकर केमिस्ट्री में साइंटिस्टों ने कहा कि इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की तरह है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स भी जो था वो सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी किससे, 1 से। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा बिल्कुल इसको किसकी तरह पढ़ो, फर्स्ट ग्रुप की तरह पढ़ो। तो साइंटिस्टों ने कहा लेकिन हम जब इसकी कुछ रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये कभी कभी 1 रिएक्शन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक से। उन्होंने कहा ऐसा केमिस्ट्री में 17th ग्रुप भी करता है। कौन सा ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच हो गई किससे, 17th ग्रुप। तो इधर उधर हो रहा है क्या, नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही है फर्स्ट ग्रुप से, कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही है 17th ग्रुप से। तो मेनली तो इसी में परेशान होगा, उनको ले डूबा ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ले डूबा के वो यहीं से शुरू, उन्होंने शुरू करा और शुरुआत ही गलत हो गई। उन्होंने कहा हम एटॉमिक मास के बेसिस पे रखेंगे। एटॉमिक मास 1 था, सबसे पहले हाइड्रोजन आया, तो उन्होंने कहा हाइड्रोजन तो किससे मैच कर रहा है, एल्कली मेटल। तो उन्होंने इसको एल्कली मेटल से रखा। कुछ साइंटिस्टों ने ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं नहीं ये किससे मैच करता है, हेलोजन एटम 17। तो उन्होंने कहा एक काम करो उसको उठाकर उधर भी रख दो। उन्होंने कहा ये कैसे, एक ही एलिमेंट्स पे एक की जगह 2 जगह। तो पहले ही स्टेप उनका गलत हो गया, और जब वहां से गलतियां शुरू हुई तो सारी गलतियां, तो हाइड्रोजन ले डूबा मैंगनीज को जो था, तो सारा कुछ खत्म हुआ। मोस्टली ने इसको कहा कि एक काम छोड़ो, एटॉमिक मास छोड़ो, हमें पता नहीं है किसकी तरह मैच करता है, हमसे हाइड्रोजन की बात मत करना, इसको निकाल बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा ज्यादा प्रॉब्लम करे इसको अलग से स्टडी करो, हमें नहीं पता। मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसको उठाकर पहले रख दे रहा हूँ, किससे मैच करेगा ये मुझसे बात मत करना, इसको उठाकर केमिस्ट्री में अलग से स्टडी करेंगे। इसलिए देखना पूरा एक अलग चैप्टर है हाइड्रोजन का, वो है कि नहीं, वो बच गए बेचारे। तो उनके बेसिस पे मोस्टली जो था, अगर वो भी यही करते कि फर्स्ट से और सेकंड से, तो पहले ही गलत हो जाता केमिस्ट्री में। उन्होंने अच्छा करा,
उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे पहले उठाकर 1 लिख देता हूं। किससे मैच कर रही मुझसे मत पूछना, इसकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे पढ़ो ही मत, ये परेशान करता रहेगा। उठाकर अलग कर दिया उसको, उठाकर, इसलिए परेशान नहीं करता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। समझ में आया क्यों अलग से पढ़ा जा रहा है? वो रीजन बता रहा था कि पूरी पीरियोडिक टेबल में पढ़ो, हाइड्रोजन को अलग से पढ़ो। क्यों पढ़ो? वो रीजन एक छोटा सा आंसर जो था वो दे रहा था। ये सारी प्रॉब्लम आती है, आप नहीं सोचते, शायद इसलिए नहीं आ रही है आपके दिमाग में, लेकिन जब पढ़ते तो धीरे धीरे आती, इसलिए ये सारी बातें जो था वो बता रहा है, तो टॉपिक पे एंटर हो जाएंगे। ये हो रहा है कि एक प्रॉब्लम, तो इसको कौन सा ग्रुप माने? 0। किसको हटा दे? हाइड्रोजन। क्यों हटा दे? रीजन अभी आपको बता दिया। अब 0 से किस ग्रुप पर आना है? फर्स्ट, तो क्या ऐड कर दें? +1 ऐड कर दें। इन सब का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। लिथियम कितना? 3 बोलते हैं ना। सोडियम, पोटेशियम आता जाएगा। सेकंड ग्रुप आया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कौन सा ग्रुप है? सेकंड। तो इसको 0 ग्रुप से सेकंड पे आना है तो क्या प्लस करोगे? 2। तो बेरिलियम कितना? 4। मैग्नीशियम, ये आपका एटॉमिक नंबर भी आपको पता चल जाएगा। केवल किससे? क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ग्रुप पढ़ोगे, टॉप टू बॉटम जो था वो स्टडी करोगे, लेफ्ट टू राइट स्टडी नहीं करोगे, टॉप टू बॉटम स्टडी करोगे, तो उसमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था। बता चुका हूं वैसे आपको। ये पी ब्लॉक केमिस्ट्री में जब भी पी ब्लॉक की बात करें तो इसको 18th मानना। क्या मानना? अब जैसे 13 ग्रुप जो आपको पढ़ना उसकी बात करूं, 13 ग्रुप बोरान से स्टार्ट होता है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम और थ्रेडियम। इसको क्या माने? अब 18। अब किसके बारे में पता करना है? किसके पास मत जाना? हीलियम। हीलियम का पी से कोई रिलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 2। इसके पास पी नाम का कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। 1s2। वो कहता है कौन पी, क्या पी, हमें पता ही नहीं, हमसे क्या पूछ रहा हो पी के बारे में, हमारे पास पी नाम का ऑर्बिटल ही नहीं है। तो इसके पास बिल्कुल, जब भी पी के बारे में कुछ पूछना हो कभी मत जाना किसके पास, क्योंकि वो पी को पहचानते ही नहीं है। ऑर्बिटल है 2, एटॉमिक नंबर है 1s2, पी को जानते ही नहीं है, वो एक ही ऑर्बिट है। 1 में एस अकेला होता है, तो पी से उसका कोई रिलेशन नहीं। तो किसको हटा दो? हाँ, अब 13 थे, इसको क्या मान ले? अब 18 से कहां जाना है? प्लस करूं क्या माइनस? माइनस कितना? 5। तो सब में से 5 माइनस करो, एटॉमिक नंबर जो था सबका पता चल जाएगा। कितना होगा? 5, 13, 31, 49, 81। अब ऐसा 14th होते तो क्या माइनस कर देते? 4। 15th होते तो 3, 16th होते तो 2। समझ में आ गया? ये एटॉमिक नंबर। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल इसलिए याद करो कि ब्लॉक पता हो, पीरियोडिक टेबल इसलिए याद करो कि ग्रुप पता हो, इसलिए पता करो, इसलिए याद करो कि पीरियड पता हो, इसलिए पता हो कि ग्रुप में एटॉमिक नंबर पता हो। ये मैंने बिना उसके आपको बता दिया कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो ग्रुप ब्लॉक भी पता होगा, ग्रुप भी पता होगा, पीरियड भी पता होगा और एटॉमिक नंबर भी पता होगा। इसलिए मुझे पढ़ाते टाइम पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीक्वेंस पता होगा आपको एलिमेंट्स का, एटॉमिक नंबर नहीं होंगे, तब भी मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा टॉपिक उसी के बेसिस पर जो था वो पढ़ाता जाऊं, है ना। ये शुरू कर रहा था, इंट्रोड्यूस करा रहा था, कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया, केवल पीरियोडिक टेबल को मैं आपके सामने ला रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था पढ़ना शुरू कर दूंगा। मेन लीफ से स्टार्ट करा है आपके सिलेबस के अंदर, मेन लीफ से स्टार्ट करूंगा, उसके ड्रॉबैक बताऊंगा और मेन पीरियोडिक टेबल पर जो था वो आ जाएंगे। थैंक यू।